चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, जिन लोगों के कैमरास ऑन नहीं है फटाफट बेटा कैमरा ऑन कर लो। आखिरी कुछ दिन है कैमरा ऑन करने के, फिर तो अपना चेहरा लेके हम फेस टू फेस। हा सर ऑफलाइन ऑफलाइन, वाह 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 सर, एकदम फेस टू फेस सर मड़िए, है ना। तो बहुत जल्दी आप और हम यस ऑफलाइन वापस हमारे क्लास पे, वही जगह पे, वही अड्डे पे, वही बेंच पे, वही जगह जहां हम हमारे मेमोरीज और बेटर बेटर क्रिएट करेंगे, राइट। तो आखिरी कुछ पल है, प्लीज बराबर थोड़ी बात मान लो हमारी और कैमरा ऑन कर दो बेटा, नहीं तो जती रहिए। जल्दी जल्दी, चलो सरस, बहुत फाइन बहुत फाइन। चलो कुछ लोग वेटिंग में है, पहले उनको ऐड कर दे जरा। जस्टिन बीबर, रुको जस्टिन मिनट, रुक जाओ, ऐड कर ले जरा। यस चलो, तो आज हम जो टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, लास्ट सेशन में मैंने बताया था, आज का टॉपिक अपना है वो है SOBC। SOBC, यस। तो हेडिंग डालो, नोटबुक है आपके पास, नोटबुक लेके बैठो, चलो नोटबुक साथ में लेके बैठो, हेडिंग डालो SOBC। लिखना है, कंपलसरी लिखना है, मोक्स लग जे बेटा। चलो SOBC हेडिंग डालो, SOBC हेडिंग डालो। एक बार सबसे पहले सबके एब्रीवेशन लिख देते हैं। S स्टैंड्स फॉर, फिर मैं समझा देता हूं क्या है पूरा कंसेप्ट। चलो S स्टैंड्स फॉर कृतिका, जल्दी बेटा આજે લખવાનું છે, આજે લખવાનું છે, હા જલ્દી જલ્દી। S stands for situation, S stands for situation, बराबर। उसके बाद O stands for organism, O stands for organism। હા કઈ નહીં, પણ કન્સેપ્ટ આખો સમજાવવાનો બાકી છે, અત્યારે ખાલી ફૂલ ફોર્મ લખાવું છું એકવાર। આપણે પેલું જે MCQ ની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા ને, એમાં મેં લખાયું હતું ખાલી। આજે આખો ને આખો ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે SOBC મોડલ શું છે, એટલે એકવાર ફરીવાર આપણે ખાલી એબ્રીવેશન લખીએ છીએ, બરાબર। ચાલો तो वापस S स्टैंड फॉर सिचुएशन, O इज ऑर्गेनिज्म, बराबर। फिर उसके बाद B बिहेवियर, B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, और फेवरेट लेटर C स्टैंड्स फॉर कंसिक्वेंसेस। स्पेलिंग ना आवड़े तो डॉक्टर वाला हैंडराइटिंग काढ़ी लेवाना, कॉन्सिक्वेंसेस, बराबर। तो SOBC पहले एब्रीवेशन समझ में आ गया आपको, बराबर। आप चलो હવે બસ, હવે અહીંયા ધ્યાનથી, હા બોલો, કોઈ બોला, किसी को कोई डाउट? सर आपने पहले एस का फुल फॉर्म स्टिम्युली लिखवाया था, तो चेंज कर दे। नहीं 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 बेटा, स्टिमुली सिचुएशन सेम टू सेम। ओके सर। हाँ ना, स्टिमुली भी अगर लिखा है आपने तो वो भी राइट है, बराबर, और सिचुएशन भी राइट ही है, दोनों सेम टू सेम ही है, बराबर। ठीक है, शायद आपके मटेरियल में ना, MSU के मटेरियल में स्टिमुली वर्ड यूज किया होगा उन्होंने, तो पहले मैंने आपको स्टिमुली लिखवाया होगा, लेकिन स्टिमुली बोलो या सिचुएशन, दोनों का मीनिंग सेम ही है। डन, ठीक है। अब ये भी तुम मतलब सोचोगे, घबरा जाओगे, सर एग्जाम में सर स्टिम्युली आवे અને सिचुएशन आवे तो શું લખવાનું? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, दो में से कोई एक ही आएगा, और दोनों अगर आएंगे ना तो फिर बोथ का ऑप्शन भी आएगा, बराबर। तो टेंशन नहीं लेवाना, बराबर। तो अभी स्टिम्युली और सिचुएशन दोनों याद रखो, दो में से कोई भी दिखेगा टिक मारो। चलो अब कंसेप्ट समझते हैं ध्यान से। હવે पेन पेंसिल रबड़ બધું साइड पर મૂકી दो, શાંતિથી સાંભળો, रेडी। चलो यहाँ पे पहला क्या है, सिचुएशन। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करेंगे। ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट को क्या करेंगे,
फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता है नॉर्मली दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, दो टाइप के फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, बराबर। अब इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं पता है? अब सबसे पहले तो इंटरनल फैक्टर्स मतलब क्या, ये पता है आपको? इंटरनल फैक्टर्स એટલે શું? આર્ષ આર્ષ બેટા इंटरनल फैक्टर्स याद છે કઈ? ઝાંકુ ઝાંકુ યાદ આવે છે? इंटरनल फैक्टर्स बोले तो within the organization. ए हाँ, देखो आर्स का आवाज बदल गया है। अरे वाह, नया आवाज लेके आया आर्स। चलो, खुशबू जी ने बताया हमें आंसर, खुशबू जी ने आंसर बताया है, बहुत ही तलब है उनको आंसर बताने की, कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है, आर्स बची गयो है ने। हास सर हूँ कशु ना बोली रखे तो कोई बोल्યું तो हारू थયું सर। चलो, तो क्या बताया भाई खुशबू ने? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होते हैं, लेकिन आपके बिजनेस को अफेक्ट होंगे। अब ऐसे कौन से वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वाले फैक्टर्स हैं? कुछ एग्जांपल याद है किसी को कि ऐसे कौन कौन से वो एग्जांपल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है? Employees. हाँ, यस, सबसे पहला क्या है? मेरे आजू बाजू जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो, बराबर, मतलब मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ह्यूमन रिसोर्स, ये सबसे बड़ा इंटरनल फैक्टर है जो ऑब्वियसली मेरे ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। मेरे साथ जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, अकेला ऑर्गेनाइजेशन मैं थोड़ी चला रहा हूँ, पूरी की पूरी टीम है, पूरे के पूरे सारे लोग हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, हर एक इंसान कीमती है। कंपनी का सीईओ कीमती है, तो कंपनी में वो जो प्लम्बर काम कर रहा है वो भी तो कीमती है ना, जो कंटिन्यूअस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस संभाल रहा है फैक्ट्री का, है कि नहीं? तो हर इंसान कीमती है। तो आज अगर मान लो वो प्लम्बर का अगर एटीट्यूड बदल जाए, मारे नहीं जो यार पाइपलाइन फूटे तो फूटे, ले वो फोड़ा तो है कहीं, समझ में आ रहा है ना? सबका इंपॉर्टेंस है यार यहाँ पे, है कि नहीं? तो कल उठ के मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरऑल सबका जो नेचर है, बराबर, वो बराबर है या नहीं है, सैटिस्फाइड है या नहीं है, डिससैटिस्फाइड कौन है, तो जाके देखो जरा, रिव्यू करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो एम्प्लॉयज हो गए। फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ये भी अफेक्ट करेंगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अफेक्ट करेंगे। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाते जाता हूं लेकिन अचीव ही नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? मुझे रिवाइज करना पड़ेगा ना, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा ना। या तो मैं जो गोल बनाता हूं ना उससे ज्यादा ही कुछ अचीव हो जाता है, बड़े लोग है ना, जो सोचते हैं उससे ज्यादा ही कुछ हो जाता है, उससे अच्छा तो फिर काम करो ना, तो बड़े टारगेट बनाओ ना। इजीली अगर छोटे छोटे टारगेट अचीव हो जाते हैं तो बड़ा टारगेट बनाओ यार, हर बार क्या छोटा टारगेट करके सेटिस्फाई कर देने का। आ रहा है समझ में? बराबर। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, आपके पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी तो अफेक्ट करेंगे ना आपको। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो मेरे वर्किंग एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट, बराबर है। सेम वे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आप बताओ जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? Shareholders. Government policies. कौन सी पॉलिसीज? Government policies. गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स, competitors, बराबर, कॉम्पिटिटर्स, बराबर, Shareholders. शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं कुछ हद तक। और फिर दूसरे लीगल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे मेन आजकल तो टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे जा रही है, और एक बहुत बड़ा नाम है मार्केट में जो कि मतलब अभी इंडिया के मार्केट को टारगेट मारा है इस बंदे ने, एलन मस्क। एलन मस्क, द नेम इज इनफ। आप लोग नवो हर्षद मेहता, एलन मस्क है ना, टेस्ला कंपनी का मालिक। एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। आंखें आपकी है ना, वो टॉम एंड जेरी में वो टॉम की ऐसे आंखें कैसी बाहर गिर जाती है, टोइंग, ऐसे आंखें बाहर आने वाली है। ऐसे ऐसे उसके प्लान्स है, देखते अपने कि ऐसे तो उसके क्या प्लान्स है, और क्या इसके ये जो प्लान है जो ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ एग्जीक्यूशन है, मतलब कुछ तो एग्जीक्यूट भी हो गए और कुछ अभी बहुत जल्द 2022-23 बहुत जल्द मार्केट में दिखने वाला है, फॉरेन मार्केट में भी और अपने इंडियन मार्केट में भी। तो देखते हैं कि क्या ये जो चीजें लेके आने वाला है एलन मस्क,
टेस्ला's ओनर क्या अपने बिजनेस को इंडियन मार्केट को अफेक्ट करेगा, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट को अफेक्ट करेगा? देखते हैं। चलो देखो, बहुत जोरदार एक वीडियो है, बहुत नॉलेज आपको मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। चलो, Elon Musk is a man of many dreams, and he has some fascinating plans for the future. So, here's everything Elon Musk says he'll do by 2030. Number 7, Hyperloop. Do you want to go from New York to Los Angeles inside a floating pod in a reduced pressure tube? Elon Musk has a cool project for you. Hyperloop's sealed tube can travel substantially free of air resistance or friction. Hyperloop has set a new speed record of 463 kilometers per hour, 288 miles per hour. Number 6, fully automated cars. Elon Musk thinks that driving cars might be outlawed in the future. He thinks that it would be too dangerous for people to drive. Number 5, car elevators. Elon Musk's Boring Co. wants to turn 2D traffic jams into 3D underground road networks. The basic idea is that a person can avoid traffic jams using underground tunnels. The car will drive into a collection point on the surface. Then it will be taken underground via an elevator. Number 4, Starlink. Elon Musk is planning to put 12,000 satellites in a low Earth orbit. It'll provide internet to the poorest and most remote parts of the globe. Number 3, city-to-city travel by rocket. SpaceX's interplanetary system could also be used for long-distance travel on Earth. By using Starship, it'll only take 30 minutes to go to Beijing, China from New York City. Number 2, brains talking directly to computers. Elon Musk's Neuralink is trying to create brain-computer interfaces. Elon Musk wants to make tech that can treat serious brain diseases. It would be implanted in the body to enhance brain power. Number 1, Mars and beyond. By 2022, Elon Musk's SpaceX is expected to send a cargo mission to Mars. It'll be followed by the first Mars flight with passengers in 2024.
Elon Musk vowed to put 1 million people on Mars by 2050. The first Mars city is expected to be under a pressurized dome. જવું છે માર્સમાં જવું છે સર? પેલા ક્લાસમાં આવું છે સર, પેલા ક્લાસમાં આવી જઈએ પછી આપણે જઈએ મળીને. સર પિકનિક રાખીએ આપણે मार्स पर, है ना सर? जस्ट इमेजिन, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, है ना, वो लेवल का टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है बंदा. देखा आपने कुछ तो? रॉकेट थी जवानु दुबई में, बोलो अहिया डबोई नहीं जवातुं, दुबई ની વાત કરે है कि नहीं? लेकिन देखा आपने क्या ये बहुत सारे के बिजनेस को बहुत जबरदस्त तरीके से अफेक्ट करेगा. मोक्स क्यों लागे थे मार्केट टुकड़ा साहब? क्रैश ऑलरेडी सर मार्केट सर क्रिप्टो सर शेयर मार्केट सर બધું डाउन જ ચાલે છે, बराबर? तो वैसे ही भले ये जो बिजनेस का जो मार्केट है ना वो भी डाउन हो जाएगा, बराबर? मार्केट में एक ही नाम होगा भाई, एलन मस्क. जस्ट इमेजिन, मतलब उस पे काम कर रहा है जहां पे लोगों को वो मार्स पे लेके जा रहा है, बराबर? તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાઈને रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है. ये लेवल पे टेको अंडरग्राउंड टनल वाला देखा आपने कंसेप्ट, बराबर है? मतलब ऑन रोड पे मतलब कार चलेगी नहीं. सी ये लेवल का है. तो क्या नहीं लगता कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना सब, है कि नहीं, बराबर? जो मेरे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा. और ये सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं है ना दो टाइप की होती है एक्चुअली. स्टिम्युली जो है, स्टिम्युली जिसको हम सिचुएशन बोलते हैं, दो टाइप की स्टिम्युली है नॉर्मली, ओवर्ट एंड कोवर्ट. ध्यान से सुनना, ओवर्ट एंड कोवर्ट. अब याद कैसे रखने का? तो ओ ओवर्ट है ना, ओ, तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेबल, ऐसे याद रखने का. ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑब्जर्वेबल. अब ऑब्जर्वेबल इन द सेंस क्या? फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, और मान लो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है, इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है, और सारा काम मेजोरिटी अभी जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है, बराबर? उसको कुछ काम करने हैं एप्लीकेशन के, सॉफ्टवेयर के, लेकिन नेट बोलते हैं ना टेम्पररी बंद हो गया है या तो फिर बहुत स्लो चल रहा है. तो ये क्या है पता है? इसको बोलते हैं ओवर्ट. मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन है जो ऑब्जर्वेबल है, मतलब दिख रहा है कि नेट नहीं चल रहा है. और अब तो पता है ऐसी ऐप आ गई है, आप चेक भी कर सकते हो कि અત્યારે स्पीड કેટલી છે, કેટલા mbps पता होगा आप सबको तो, बराबर? कि भाई 30 ચાલે છે, 40 ચાલે છે, भाई 50 ચાલે છે, 60 तो पता नहीं कौन से जिंदगी में आएगा, है ना? बेचने के टाइम पे तो 60 बोलता है ना आपको, 60 ની स्पीड આવશે, એટલે कोई दिवस नहीं आई, बराबर? और कभी कभी तो देखते हैं 10-15 चल रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं जो कि कैसी है पता है? ओवर्ट. ओवर्ट मतलब क्या? ऑब्जर्वेबल, जो मुझे दिख रहा है कि भाई मेरे एम्प्लॉय को ये इंटरनेट की वजह से तकलीफ है. लेकिन कोवर्ट क्या होगा पता है? कोवर्ट जहां पे एक एम्प्लॉय है, जहां पे एक एम्प्लॉय है जो कि अपनी है ना सैलरी के साथ शायद सेटिस्फाइड नहीं है. एक एम्प्लॉय है जो अपने सैलरी के साथ क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है, और अंदर ही अंदर वो क्या है? कहीं ना कहीं सोच रहा है कि यार नहीं मजा आ रहा है, काम करने में नहीं मजा आ रहा है. समझ में आ रहा है? अब अंतरात्मा तो है नहीं अपने, है ना? बाबा बाबा तो कुछ है नहीं अपने कि पता चल जाए उसको देखकर कि उसकी मन की बातें, है ना, वो नहीं पता चल रहा है. तो अपने लिए तो वो नॉर्मली एक एम्प्लॉय है जो कि 100% चेहरे पे तो सेटिस्फेक्शन ही दिखा रहा है, लेकिन मन ही मन में क्या कर रहा है? वो बहुत ज्यादा, मतलब है ना, धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहा है? नेगेटिविटी लेके आ रहा है. तो ये कैसा हो गया सिचुएशन? कोवर्ट. कोवर्ट मतलब अनऑब्जर्वेबल, मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे कुछ मेरे एम्प्लॉइज है ना नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, बराबर? और वो नेगेटिव जोन में जाने के उनके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सिर्फ सैलरी नहीं हो सकता, बहुत सारे मल्टीपल रीजन भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली करने वाले हैं. तो सिचुएशन में समझ में आया? स्टिमुली, दो टाइप की स्टिमुली, एक ऐसा जो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, और दूसरा जो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं, बराबर? तो पहला आपको ये समझ में आ गया स्टिम्युली क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है, बराबर?
अब देखो रूटीन का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, अब मान लो आप जब ऑफलाइन क्लास पे आओगे, ऑफलाइन क्लासेस जब चालू हो जाएंगे, क्लास पे आप आए, एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, ऐसा ही एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया अपने क्लासरूम में। फिर मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। मतलब एक रो में से एक स्टूडेंट को बोला कि बेटा आप आ जाओ, और दूसरे रो में से किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, दो लोगों को बुलाया, मान लेते मिस्टर ए और मिस्टर बी, इनको मैंने स्टेज पे बुलाया, वो कंसेप्ट को क्या करने के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ पे समझ में एक सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, जहाँ पे सर ने कंसेप्ट समझाया, फिर सर चाहते हैं कि वही जो स्टूडेंट जो क्लास में बैठे हैं वो दोबारा मतलब जो है वो रिपीट करके बताए, जिसके लिए मैंने उनको स्टेज पे बुलाया। तो ये क्या हुआ, एक सिचुएशन हुई। और ये कौन सी सिचुएशन है, कोवर्ट या ओवर्ट, कौन सी सिचुएशन है ये, कोवर्ट या ओवर्ट? Overt. What? ओ ऑब्जर्वेबल है ना, सबको दिख रहा है। अब छुपा के थोड़ी स्टेज पे लेके आया हूं, बेटा छुपके से आना है, લ્યા देखा से तो खरा ने सांड जेवा छोकराओ થઈ ગયા છે, बराबर? तो दिखने तो वाले स्टुअर्ट लिटल थोड़ी है जो नहीं दिखेंगे, समझ में आ रहा है? तो दिखने ही वाले हैं। तो मैंने एक सिचुएशन क्या क्रिएट की कि बेटा आओ स्टेज पे और ये कंसेप्ट समझाओ। तो समझ में आया, एक सिचुएशन क्रिएट किया ऑर्गेनाइजेशन में, बराबर? चलो अब जाते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म पे। अब ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, तो ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे देखोगे ना, फैक्टर्स इन द इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, इंसान। अब इंसान से जुड़े हुए ना दो फैक्टर्स होते हैं, इंसान से जुड़े हुए दो फैक्टर्स है। हमने ऑर्गेनाइजेशन वाला तो देखा पहले पॉइंट में, इंटरनल और एक्सटर्नल। वैसे ही ना ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, हम जैसे लोग, इंसान की बात हो रही है, ह्यूमंस की बात हो रही है। अब तो ह्यूमंस को भी है ना दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एक होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब हमारे जो 5 मेन सेंसेस होते हैं, पता है ह्यूमन के 5 सेंस होते हैं मेन, पता है? सर नहीं खबर सर, हम तो सर नहीं देख पाते सर, हम नहीं सूंघ पाते, नहीं सुन पा रहे, नहीं बोल पा रहे, नहीं टेस्ट कर पा रहे। 5 मेन सेंसेस कौन कौन से, जल्दी बताओ। पहला, touch, हाँ पहला क्या, टच। उफ, पहला टच। फिर smell, smell, स्मेल, यस। फिर स्मेल, फिर taste, टेस्ट, यस। फिर चौथा क्या आएगा, बोलो जल्दी। चौथा क्या आएगा भाई, चौथा देखना, बराबर है, देखना आएगा। और ऑब्वियसली सबसे मेन चीज है वो क्या है, सुनना, बराबर? ये कुछ सेंसेस है जो अफेक्ट करेगा। अब पता है कितनी बार ऐसा होता है, जब स्टेज पे बुलाते हैं ना, ऐसे तो आपको है ना बहुत कुछ चीजें सुनाई देती है, लेकिन कभी कभी आपने किसी स्टूडेंट को ऐसा देखा होगा, स्टेज पे बुलाते हैं ना, फिर मैं जब बोलूंगा ना ये आपको एक्टिविटी करनी है, तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, स्टूडेंट पता है ऐसा जानबूझ के रिएक्ट करता है, या तो वो इंटेंशनल कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखो उसका फिजियोलॉजिकल बदलाव है ना, किसी को सुनकर भी नहीं सुनाई दे रहा है और कोई सुनना ही नहीं चाहता है ना, और कोई ज्यादा ही ऊंचा सुन रहा है, समझ में आ रहा है? तो दो ही अलग अलग टाइप के जो स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं, तो दोनों के जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर होंगे वो सेम होंगे नहीं ना, ऑब्वियसली। किसी का ओवरऑल बेसिकली मतलब जो है, नहीं वो मार्कर, जैसे अगर वो मार्कर उठा दे ना, आपको ना नर्वसनेस आ जाएगा। कभी ट्राई करना, ये मार्कर हाथ में उठाओगे ना, ऐसे बोर्ड पे लिखना चालू करोगे ना, कंसेप्ट भूलना चालू कर दोगे। लेकिन खाली ऐसे ही बोल, सर मैं खाली ऐसे ही बोलूंगा, नहीं मैं क्या बोलता हूँ, लिख के बताओ। तो जैसे आप मार्कर उठाओगे ना, ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। समझ में आ रहा है? मतलब फिजिकली मतलब आप क्या इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे यही तो देखना है कि भाई मिस्टर ए का फिजियोलॉजिकल थॉट कैसा हो रहा है और मिस्टर बी का फिजियोलॉजिकल थॉट कैसा हो रहा है, बिकॉज दैट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई कॉन्फिडेंट बंदा होगा, मेरे को तो अभी बोलने की भी जरूरत नहीं है, खाली उसको बुलाया ना, हाँ सर समझात बुलाया जाते चालू थी है। और एक बंदा होगा जिसको 4 बार बोलना पड़ेगा, बेटा समझाए, थोड़ा तो समझाए, तब जाके कुछ लिखेगा 1-2 वर्ड। समझ में आ रहा है?
कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब स्टेज पे जब बुलाते हैं ना उसको, तो स्टेज के कोने पे जाके खड़े हो जाते हैं। अलिया देखा है, वो तो उभर है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिर अब आप मुझे बताओ साइकोलॉजिकल, ये दो जो अलग अलग लोग जो स्टेज पे आए, दो ये जो अलग अलग लोग स्टेज पे है, इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा? खुशबू से स्टार्ट करते हैं। खुशबू, क्या लगता है आपको, ये दो लोग जो खड़े हैं स्टेज पे, बराबर है, मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की कि मैंने बच्चों को स्टेज पे बुलाया कंसेप्ट को समझाने के लिए, बराबर। हाँ। फिजियोलॉजिकल समझ में आ गया कि उनका हाव भाव बर्ताव, किसी का खड़े रहने का स्टाइल, किसी का हाथ का मूवमेंट, किसी का ओवरऑल आई कांटेक्ट, है ना, वो सब डिफर करेगा। लेकिन अब दोनों अपने दिमाग में क्या सोच रहे होंगे उस वक्त स्टेज पे? सर एक बंदा ऐसा सोचेगा कि मैं ऐसा क्या पढ़ाऊं कि मतलब कि सर की तरह ही मैं समझा पाऊं, और अच्छा। एक एकदम कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं सब कुछ सर की तरह समझा सकूंगा। चलो, दो एक का ऐसा पॉइंट सोच रहा है कि मैं समझा पाऊंगा या नहीं, कोई दूसरा सोच रहा है कि मैं सर ने जैसा बोला था वैसा मैं ये समझा पाऊंगा। चलो ठीक है, आरुषि और क्या सोचेगा वो बंदा जो स्टेज पे है, वो क्या होगा आपके थॉट्स? એને મતલબ એક જે છે કે જે બહુ નર્વસ છે એ વિચારશે કે હું આવું બોલીશ તો મતલબ કે કોઈ મને જજ નહીં કરી લે, મતલબ મિક્સઅપ લેંગ્વેજીસમાં ઘણા એવા હોય કે જે બોલે બધું મિક્સ થઈ જાય, નર્વસ હોય ને તો એમ, પણ સમજાવવા જે માંગતા હોય એ શું કહેવાય ને કે એમના મનમાં ક્લિયર હોય કે શું સમજાવવા માંગે છે, બરાબર, પણ દે ફીલ કે કોઈ મને જજ કરી લેશે તો આઈ એમ મિક્સિંગ ધ લેંગ્વેજીસ એન્ડ ઓલ. અને બરાબર, બીજો એક હશે કે જેવી બી ભાષામાં બોલશે ને એને ટેન્શન નહીં હોય એમ કે કોઈ મને જજ કરી લેશે તો આઈ ડોન્ટ હેવ એની પ્રોબ્લેમ એમ. बराबर, मतलब यहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल थॉट्स चालू हो रहे हैं, बोल Yes, सकते हैं sir. साइकोलॉजिकल थॉट्स। कोई क्या सोचेगा सबसे पहले? तो जैसे आप अपने, सबसे पहले क्या होगा पता है, आप अपने फ्रेंड्स को देखोगे ना, आप वो स्टेज पे जाके अपने, हंसते होंगे खाली सब. ये ट्राई करना, कभी कभी भी फ्यूचर में मौका मिले ना, स्टेज पे आके ना खाली अपने फ्रेंड की तरफ एक बार देखना, ऐसी हंसी निकलेगी ना आपकी, क्योंकि वो आपने जो फ्रेंड सिलेक्ट किया उनके चेहरे ही ऐसे है ना, वो आपको देख के हंसता है और आप उसको देख के हंसते, विदाउट एनी रीजन, वी जस्ट डोंट नो, लेकिन हंसी निकल ही जाती है ना। इसको पागलपन बोलते हैं, लेकिन अभी हम वो फ्रेंडशिप का नाम देते हैं, है कि नहीं? तो आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब उसके फ्रेंड्स को देखेंगे ना कितनी बार, तो क्या हो जाता है पता है, यार ये अभी क्या सोचेगा यार। और अगर आप खाली फ्रेंड के बारे में सोचोगे तो भी ठीक है, क्लास में कोई है, बराबर, अब इज्जत निकली तो अपनी, ये उठाई ना भाई, वो भी तो सोच आएगी ना कि अभी 2 दिन पहले तो इम्प्रेस किया था यार, यार इधर कचरा ना हो जाए अपना। समझ में आ रहा है? ये भी तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। सेम वे दूसरा वाला जो है ना, क्या है, उसने तो सोचना चालू कर दिया कि पहला टॉपिक क्या बोलूंगा, दूसरा क्या बोलूंगा, क्या एग्जाम्पल दूंगा, सर ने क्या पढ़ाया था उस वक्त, वो फ्लैशबैक में चला गया, वो राउडी राठौड़ में चला गया, ऐसा फ्लैशबैक कर रहा है। और दूसरा क्या सोच रहा है, ओ बा कौन देख रहा है मुझे, कौन कौन देख रहा है, यहाँ से कितना दूर तक दिखता है, वो सब सोच रहा है। मतलब यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लोगों की अफेक्ट करेगी, है कि नहीं? Yes, sir. कितनी बार आपको पता है ऐसा होता है, बहुत बार देखो, जैसे कि नहीं एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, और पता है कभी कभी है ना आपके कुछ स्किल्स होते हैं ऐसे जो कि आपके ना अगेंस्ट जाते हैं कभी। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप में से कोई ऐसा है जो डांस अच्छा कर लेता है, जो डांस अच्छा कर लेता है, बराबर। तो पता है कभी कभी ऐसा फैमिली गेट टुगेदर होता है ना, तो अचानक मतलब आपका कोई रिलेटिव बोलता है, अरे ये तो बहुत मस्त डांस करता है, इसको डांस करवाओ ना, और आप बोलते हैं ना ना माने नाचू भाई। समझ में आ रहा है? कोई क्या बोलता है तुरंत ही मतलब रिएक्ट करना, यार मैं नहीं डांस करूंगा, मैं नहीं डांस करूंगा, बराबर है। वो घबरा जाता है कि मेरे को क्या, मतलब देखो उसके फिजियोलॉजिकल देखो हाव भाव कैसे बदल गए, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी क्या बोल रहा है कि मैं डांस कर सकता हूँ, पण અહીંયા ભાઈ આ બધા મોટા લોકોના સામે નહીં નાચું ભાઈ, मजाक उड़ाएंगे, इनको हिप हॉप क्या पता हो, है ना, इनको भाई ये अपना वो लिरिकल हिप हॉप ये सब नहीं पता होगा, आपने तो पेलो टिंग 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 करेंगे ऐसा सब जबरदस्त, घबरा जाएंगे सब लोग, है ना। तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं कि मेरा ये जो डांस जो फॉर्म है वो इनको अच्छा नहीं लगेगा, बराबर है। तो वो क्या करते हैं, दिमाग में सोच रहे उनके बारे में,
और वही अगर मान लो नहीं, एक छोटा बच्चा होता है एज में 4-5 साल का है, उसको जाके बोलते हैं चल बेटा डांस करके दिखा दो, ले એવું नाचे ने, उसको आता भी नहीं है फिर भी कैसा डांस करता देखा है आपने कभी, है ना? सबके बीच में वो चला जाता है और वो कर रहा है, वो बिंदास डांस कर रहा है। लेकिन वही है ना, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको पता चल रहा है भैया वो बदन समय ना नचाए। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे देखो आपकी साइकोलॉजिकल थॉट्स धीरे धीरे चेंज हो रही है, और यही तो हमें समझना है कि हर एक इंसान अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग एज ग्रुप में किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, यही तो ये पूरा कंसेप्ट है। तो एस सिचुएशन समझ में आया अपने को कि स्टूडेंट को स्टेज पे बुलाया। ओ ऑर्गेनिज्म, जहां पे एक इंसान को फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल दोनों क्या होता है, अफेक्ट होता है। बराबर। अब तीसरा क्या होगा अपना, तीसरा क्या होगा अपना, बी बिहेवियर। तीसरा अपना बिहेवियर होगा, यस बिहेवियरल होगा। अब बिहेवियरल में देखोगे तो हाव भाव यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के आपको जो दिख रहे हैं स्टेज पे, वो कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है पता है, फीलिंग्स, जिसको हम बोलते हैं उस स्टूडेंट की फीलिंग्स कहीं ना कहीं क्या होगी, अफेक्ट होगी। कोई जो है वो पॉजिटिवली कुछ लेगा और कोई जो है बहुत नेगेटिवली लेगा। मतलब कोई ये भी सोचेगा कि चलो मुझे आज मौका मिला है, कोई बोलेगा अरे यार मैं कहाँ फंस गया आज। समझ में आ रहा है? मतलब अब उनके जो बिहेवियर है, कितनी बार ऐसा होगा पता है, अब उनके बिहेवियर है ना, वापस जब वो बैठेंगे अपने उस फ्रेंड्स के पास, तो क्या आपको लगता है इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? लास्ट वाला अपना सी कंसिक्वेंसेस क्या होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। वो थोड़े टाइम के लिए क्या करता है पता है, कुछ लोगों से बात ही नहीं करता है। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मजाक उड़ाएंगे, किसी की तरफ देख लिया और मजाक उड़ाया तो, समझ में आ रहा है? तो वो है ना क्या होता है, बहुत नेगेटिव हो जाता है, वो चुपचाप वहां जाके अपनी बेंच पे जाके बैठ जाता है। और जो मस्त समझा के आया है वो तो छाती फुला के आएगा, आज जो क्यों समझाए, है ना, उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ। और मान लो जिसको बुलाया था वो ठीक से नहीं समझा पाया, मजाक बन गया उसका, अगर मजाक अगर उसका बन गया और 2 दिन बाद अगर वो सर ने वापस अगर उसको बुलाया, तो वो बंदा है ना अपनी बेंच से खड़ा ही नहीं होगा। वो बंदा अपनी बेंच से, सर ना मारे नहीं आऊ सर, मारे आउट नहीं सर, तुम्हारे जे करो ये करो सर, वो आउट नहीं। ये क्या हो गया पता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि उसका एक सिचुएशन में क्या हो गया, सीन हो गया है। लेकिन वही जो बंदा जिसने मस्त समझा दिया था, मस्त मतलब उसके लेवल में तो मस्ती है, बराबर है, तो दोबारा अगर आप बुलाओगे ना 2 दिन 3 दिन बाद, तो वो आएगा। उसमें अभी क्या है, वो पॉजिटिविटी आ गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। सर मारा, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट। तो एक सिचुएशन से या तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा या तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। आ रहा है समझ में? पूरा एसओबीसी बराबर। एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, अब वो सिचुएशन जो है वो क्या करेगा, किसी एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा, मतलब ह्यूमंस। सिचुएशन में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन को कौन अफेक्ट कर रहा है, तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, बराबर। फिर अपना ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअल को क्या अफेक्ट हो रहा है, बराबर है। फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर में कैसे बदलाव आ रहे हैं, मतलब उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस। कुछ होते हैं जो कि अब बिहेवियर में भी दो होगा, ओवर्ट एंड कोवर्ट। किसी के हाव भाव है ना मुंह पे दिख जाते, और कोई मन ही मन में क्या तारो वारो आवा देवे। पता है अभी बहुत बार आपने ऐसा किया होगा कि जब भी मतलब कोई एक्टिविटी करवानी हो, तो हम जब पूछें कौन आएगा कौन आएगा, तो आप में से मेजोरिटी कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप पता है किसी का नाम लेते हैं, सर कि सर इसको बुलाओ, है ना। वो नाम जो ज्यादा मतलब जो चिल्लाते हैं ना, उस सामने वाला ज्यादातर टीचर को है ना वो नाम सुनाई देता है, तो टीचर क्या बोलेंगे, हाँ बेटा तुम आ जाओ, तुम्हारी बहुत डिमांड है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझ के, मतलब आपका वो फ्रेंड सर्कल जो है ना, जानबूझ के सर इसको तो बुलाओ, नाम सजेस्ट करते हैं, है ना, कि सर मेरी बारी आई जब इसकी बारी, सर इसको भी बुलाओ सर। सर में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपका कंसिक्वेंसेस, मतलब आप पहले ऐसा बर्ताव नहीं करते थे, लेकिन एक सिचुएशन में आने के बाद आपका देखो बर्ताव जो है वो कितना बदल चुका है। यही तो हमें जानना है, बिहेवियरल स्टडी। एसओबीसी मॉडल बेसिकली है तो क्या, बिहेवियरल मॉडल। यही तो जानना है कि एक बंदा जब एक सिचुएशन में आता है तो क्या करता है। अब देखो फॉर एग्जांपल मुनमुन,
आवाज, ऑडिबिलिटी, हेलो हेलो, माइक चल रहा है? माइक नहीं चल रहा है, देखो माइक नहीं चल रहा है ठीक से। चलो ठीक है, मुनमुन से वापस कांटेक्ट करते हैं। उदित, यस सर। हाँ उदित, अब ऑन एन एवरेज सुबह तुम कितने बजे उठते हो अप्रोक्सीमेट? 8 बजे, 6 बजे? 6 सर हो गया। सर ऐसा 2 घंटे लेट कर दिया। 6 6 बजे सर। हाँ चलो 6 बजे उठते हो। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि अभी तो देखो ऑन पेपर मॉनसून का सीजन है, बारिश तो दिखती नहीं है, बराबर है, पता नहीं कब आएगी। अब कुछ टाइम के बाद ना विंटर आ जाता है, बराबर, और विंटर में तो जो सोने का मजा आता है अपने को, अरे सर। अरे, और उसमें तो उठने के बाद वो जो वापस सोने का जो मजा है वो अलग है। पूरे आप 8 घंटे सो गए, लेकिन उठने के बाद वापस जो 10 मिनट जो अपने सोते हैं ना, दैट इज द एक्चुअल स्लीप। बाकी वो 8 घंटे तो मोह माया है ना। वो 10 मिनट अपने को चाहिए एक्स्ट्रा उठने के बाद एटलीस्ट। और अलार्म 1, अलार्म 2, 3, 4, ये वो वाला कंसेप्ट कि 7 बजे उठने का हो ना, तो 6 वागे चालू करू पड़े। ऐसे बहुत सारे के बिहेवियर है कि नहीं? अब मान लो उदित कभी ऐसा हो गया कि भाई नॉर्मली तो उदित को मतलब ऐसा मान रहे जिस तरीके से वो बात कर रहा है ना, कि उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। सर अलार्म लगता है, अलार्म लगाना पड़ता है सर। अलार्म लगाना पड़ता है, हाँ, मतलब पेरेंट्स को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बराबर। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो गया, बराबर, कि बहुत लेट नाइट वेब सीरीज देखी आपने, है ना, और फिर 8 बज गए, फिर भी नहीं उठा, पेरेंट्स ने मान लो कि भाई घर पे मम्मी ने आवाज लगाई फॉर एग्जाम्पल, बराबर है, आवाज लगाई, उदित बेटा उठी जा। उदित ने क्या बोला? हाँ 5 मिनट। 5 मिनट हो गई, वापस आवाज लगाई, कितनी बार? उदित हाँ बस उठी गया। अब आपको बताना है, उदित नहीं बताएगा, आप सबको बताना है कि अब आगे, अब ये जो सिचुएशन आपको समझ में आया, सिचुएशन, बराबर। अब ऑर्गेनिज्म मतलब एक ह्यूमन को अफेक्ट होगा, बराबर। अब इसके मम्मी जो है वो आगे क्या एक्शन लेंगे या क्या ले सकते हैं, ये आपको बताना है। यस, चलो क्या ले सकते हैं, कौन बताएगा? फातिमा, क्या कर सकते हैं आगे? व्हाट नेक्स्ट यू आर एक्सपेक्टिंग? कहीं नहीं, जब मन तो कोई को नहीं बोलते। क्या बोल रहे हैं? कहीं नहीं सर। कसू नहीं करे? ये ले, ये फातिमा एकदम डाई बने છે બહુ વધારે અત્યારે, है ना? ना सर कसू ना करे, એવું तो बने જ ना, कसू ना करे। देंगे, हाँ रुचिका बोली, रुचिका क्या बोली? बाल्टी भर के पानी डाल देंगे। लो, इसने तो पानी फेर दिया है, ये ज्यादा हो गया ये। अभी देखो, मतलब ये आप मतलब एग्जांपल दे रहे हो, सेट कर रहे हो ना, कि ना उठे तो बाल्टी भर के, और वो भी ठंडी में, ठंडा पानी। करके देखो बेटा, एक बार करके देखो, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रखना। कर्मा इज अ बराबर है, वो आएगा तुम्हारे पास, बराबर है। हाँ याद रखो, तुमने आज 1 डोल भरी है, कल वो 2 डोल भरेगा। और ऐसे भी हमने वैक्सीन में बहुत सारी डोलो ली है ना, डोलो ली है ना बहुत सारी। हाँ ये आएगा बेटा, पानी वाली डोल आएगी अब। यस, ग्रीष्मा क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? उदित नहीं उठ रहा है। हाँ ग्रीष्मा क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? ब्लैंकेट खींच लेंगे। ब्लैंकेट खींच लेगा, ये जबरदस्त है ना, क्योंकि हमारा वो ये कैप्टन अमेरिका का शील्ड है, वो है ना हमारा ब्लैंकेट। वो कैप्टन अमेरिका का कैसा जो शील्ड होता है, वैसा ही है ना अपने वो अर्ली मॉर्निंग में वो ब्लैंकेट अपना वो शील्ड ऐसा, कि इसके बिना तो अपने कोई वजूद ही नहीं है। तो ब्लैंकेट जैसे ही खींच लिया, ऑटोमेटिकली मतलब नींद धीरे धीरे जो है खुलना शुरू हो जाती है, बराबर। ऊपर से कुछ आपके दोस्त आएंगे अगर मच्छर वच्छर, तो आपको और जल्दी उठना पड़ेगा, है ना। और क्या कर सकते हैं? और फिर हाँ आरुषि को बोलना है। यस आरुषि। रूम ना बारी बारना बद्दा खोली नाखते, जो रूम ना बारी बारना खोल नाखवाना, बेस्ट है ना। चलो ये भी कर सकते हैं। नीति और क्या कर सकते हैं? કશું નહીં, ઊંઘવા દેવાનું એક દિવસ. ઓ બા, જો આ ફ્યુચર ના કેટલા ડાયા મમ્મી છે બધા, જો
કેવા છોકરા છે ખતરનાક બાપુ ફ્યુચર ને બિચારા ડાયા ડાયા મમ્મી આયા જો આ હે ને શું આ બિચારો દીકરો રાત્રે કેટલી વેબ સિરીઝ જોઈ છે હે ને વાંધો નહીં એને કરવાનું શું છે અત્યારે જીવનમાં ચાલ્યા કરે સુઈ જાય બેટા સુઈ જા બસ કેમ ઉઠે છે તું હજુ સુઈ જા ચાલો એ જો આગળ તું અંદરની રૂમમાં સુઈ ગયો બેટા આ બીજો રૂમ બી ખાલી છે થોડી વાર આ રૂમમાં સુઈ જા બેટા એક કામ કર આગળનો હોલ ખાલી છે આખો આખો પેલા લિઝાર્ડની જેમ ફેલાઈ જા જા દિવાલ પર તું સુઈ જા ચીપકી જા સુઈ જા બસ હું બહુ જ ડાઈ મમ્મી છું હા સારું હા સારું ઓકે કાલ ભગવાન કરે બધાને આવી મમ્મી મળે હે ને સર ये वाला सर आप सर આ ક્લિપ એડિટ કરીને આપજો ને સર જરા है ना આ ક્લિપ જરા એડિટ કરીને આપજો સર લોકોને સંભળાઈએ આપણે है कि नहीं अब यहाँ पे फोन चार्जिंग में रखा हो उसका स्विच बंद कर देने का उठेगा तो पता लगेगा यो इट हर्ट्स ओ माय गॉड जो बेस्ट सबसे खतरनाक देखो दुखती नस पे हाथ रख दिया है भाई मैं तो बोलूं फोन जो चार्जिंग में रखा है स्विच बंद करने का छोड़ो सबसे मेन खाली इतना बोलोगे ना तारो फोन आयो छे इतना बोलोगे ना खाली तारो फोन आयो छे तारो फोन मम्मी ना हाथ में आई गयो छे आटलू बोलशे ने पावर रेंजर्स बाहर आ जाएगा आपका लिया जो आप जंप मारोगे ना नहीं लिया जबरदस्त आप मतलब जाओगे कि भाई बहु बधु छुपायेलू छे बधु जो भूलती गैलरी खुली गई ने मेरी गैलरी में बहुत बड़ा मतलब एग्जीबिशन होने वाला है तकलीफ हो जाएगी राइट सर धमकी भी मिलती है कि रुक पापा को फोन करती हूँ ऐसा करके ये हेड ऑफिस जो ब्रांच लेवल पे जब काम ना हो तो हेड ऑफिस पे फोन किया जाए ऊपर एक काम करूं पप्पा ने फोन करूं थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब पप्पा की आवाज से लगता है ना पप्पा आंख काढ़ीने जोए ने એટલે હા સમજી ગયો નહીં જાઉં ઉઠું છું પતી ગઈ વાત मतलब साइलेंस ऑल्सो स्पीक्स जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं सर खामोशी नहीं बोलती है सर मेरे घर में बहुत सारी खामोशी है जो बहुत कुछ बोलती है सर है ना सर आंखों से ही थप्पड़ लग जाता है सर मुझे फिजिकल थप्पड़ की जरूरत ही नहीं होती है कि नहीं ऐसे भी पॉसिबिलिटी है और देखो बहुत सारे लोग ने चैट बॉक्स में सजेस्ट किया है ईशा ने है यश ने है जो स्टैंडर्ड जो काम होता है जो एक स्टैंडर्ड बिहेवियर है कि ना करके भी बहुत कुछ कर दिया वो क्या है पंखा चालू हो एसी चालू हो तो बंद कर देने का बेस्ट है कि नहीं ऑटोमेटिकली अंदर ऐसे ऐसे पसीने होंगे ना उसको वो खुद ही उठ जाएगा है कि नहीं चाहे फिर वो कोई भी सीजन क्यों ना हो अपने यहाँ पे तो ज्यादातर गर्मी लगती है तो ये भी कुछ हरकत देखो कुछ लोग क्या करते हैं कितना सारा देखो यहाँ पे देखा आपने एक सिचुएशन ऐसी थी लेकिन सबके देखो आप उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखो अलग अलग तरीके से क्या कर उसको फील करते हैं और सामने उनके एक्शंस देखो अलग अलग है और फिर नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो है फिर क्या होंगे अलग मतलब मान लो अब ये बार अगर मम्मी ने पापा को फोन कर दिया बराबर दोबारा अगर मान लो अगर ऐसी सिचुएशन होगी आपको पता था ना किससे पहले पापा को फोन किया था तो मेरी क्या हालत हुई थी तो आपको जैसे ही मम्मी ने बोला कि पापा ने फोन करूं ना उठी गया हूं तो आजो ब्रश करूं जो समझ में आ रहा है सी दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ रहा है और वही अगर मान लो कि ये अच्छी वाली मम्मी जो थी ना सो जा बेटा कोई बात नहीं सो जा बेटा समझ में आ रहा है तो वो क्या करेगा वही चीज है ना वही बिहेवियर क्या करेगा रिपीट करेगा वही बिहेवियर वापस रिपीट करेगा और कभी कभी मतलब आपको वो बिहेवियर किसी एक सिचुएशन में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है बहुत सारों को ऐसे मेरे बहुत रिलेटिव्स है जिनको सोने की इतनी गंदी आदत है कि इवन इन मेडिकल सिचुएशन बोंगाल जिसको जाना हो जाए जल्दी पहुंचेगा तो अपने नहीं उठने वाले समझ में आ रहा है लेकिन कोई ऐसा होता है आप नॉर्मली नहीं उठते हो लेकिन खाली अगर आपको ये बोल दिया ना इमरजेंसी है देखोगे भी नहीं कपड़े पहने कि नहीं पहने इतना जबरदस्त आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है क्या है कोने हेल्प जो है बोलो आ जाओ चलो फटा मुंह भी नहीं धोते अपने खतरनाक बिना मुंह धोए नींद उड़ जाती है समझ में आ रहा है ना तो ये भी तो मैटर करता है देखो अलग अलग चीजें हैं अलग अलग सिचुएशन है उसकी वही नींद है लेकिन यहाँ पे एक अननोन की इमरजेंसी है और एक नोन पर्सन की इमरजेंसी है
आपके बिहेवियर पे कैसा अफेक्ट होगा? चल रहा है? यही तो अपने को सब समझने का है अपने इस SOBC मॉडल में। तो S स्टैंड फॉर सिचुएशन, बराबर है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स व्हाट, द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। फिर अपना O ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल को फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल क्या क्या अफेक्ट हो रहा है, बराबर है। तीसरा अपना क्या है भाई? तीसरा क्या है अपना? बिहेवियर। अब किसी का बिहेवियर कैसा होगा? वापस ओवर्ट एंड कोवर्ट, मतलब किसी का बिहेवियर आपको दिखेगा कि हाँ इसको बुरा लगा है, नहीं मुंह टेढ़ा करके बात कर रहा है, और कोई आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है, नेगेटिविटी आपके लिए चल रहा है ना, आपको लग रहा है। नहीं, कुछ लोग आपके साथ होकर भी आपके नहीं है, मतलब नहीं दिखता है मुझे वो, दैट इज व्हाट कोवर्ट, मतलब इंटरनल बिहेवियर होते हैं, इंटरनल, पता नहीं चलता है, हाव भाव में तो नॉर्मल ही है, और कुछ लोग के तो है ना हाव भाव से पता चल जाता है, मोड़ा वांका થઈ જાય, बोलवानी स्टाइल चेंज થઈ જાય, टोन चेंज થઈ જાય, देखने का जो तरीका होता है ना वो भी बदल जाता है, आई कांटेक्ट से बेस्ट पता चल जाता है। और कुछ लोग तो नहीं, आंखें जो मिला रहे वैसी की वैसी है, फिर भी अंदर जो है वो और खुन्नस खुन्नस बना के रखा है, मतलब आपको भी नहीं पता चलेगा कि यार ये तो मतलब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन इसने भी ऐसा किया है ना। ऐसे बहुत सारे आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन में भी, जहां पे आपको बहुत सारे आपके स्टाफ पे ब्लाइंड भरोसा था, आपको कभी पता ही नहीं था कि ये आपके बारे में ऐसा सोच रहा है या ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसा सोच रहा है, बराबर है। तो इसलिए तो आपको है ना जानबूझ के क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है ना क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि आपको उनके बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर पता चल सके कि भाई रियलिटी है क्या, और फिर उसके कंसिक्वेंसेस। और कंसिक्वेंसेस में वापस दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो बहुत सिंपल चीज है कि अगर आपके एक बिहेवियर से अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है तो आप वो बिहेवियर रिपीट करोगे, लेकिन अगर आपके एक बिहेवियर से आपको क्या मिला, पनिशमेंट, तो मेजॉरिटी लोग जो है वो ऑब्वियसली वो बिहेवियर रिपीट नहीं करेंगे। तो एक पॉजिटिव कंसिक्वेंस, जहां पे एक सिचुएशन आपके लिए कैसा हुआ, फेवरिज्म में आया, कि मैं स्टेज पे गया, मैंने बोला, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, दोबारा मैं वापस जाऊंगा। लेकिन मिस्टर बी जहां पे स्टेज पे गया उसका सीन हो गया, उसके लिए क्या हो गया, बहुत नेगेटिव कंसिक्वेंस, दोबारा मैं कभी नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसी अलग अलग सिचुएशंस आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल लोगों का बिहेवियर और उसके कंसिक्वेंस। नहीं बोलते किसी के साथ मजाक करने के बाद एक्चुअल पता चलेगा कि उसका असली बिहेवियर क्या है कि नहीं? नहीं बोलते कि चला तुम करो तो मजाक, हम करो तो गुनाह, है ना, ऐसा हो जाता है ना। तो ये भी तो अपने को देखना पड़ेगा कि वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो स्टाफ हमारे साथ जो काम कर रहा है वो हमारे साथ मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमने हंसी मजाक में एक दो कुछ ऐसी चीज बोल दी तो उसको बुरा लग गया। तो वही तो अपने को समझना है सबको, बिकॉज एट द एंड यू आर डीलिंग विथ व्हाट, ह्यूमंस। समझ में आ रहा है? तो ये SOBC मॉडल जो है वो एक बहुत बड़ा बिहेवियरल स्टडी मॉडल है, जहां पे वो कुछ फैक्टर्स को एनालिसिस करता है जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, कुछ इंडिविजुअल के फिजियो साइकोलॉजिकल थॉट्स है जो उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, मतलब इसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये सारी चीजें आपको SOBC मॉडल जो है वो सिखाता है। डन? SOBC आ गया समझ में? परफेक्ट, बराबर, ठीक है। चलो एक और छोटा सा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बराबर, अगेन एलोन मस्क का ही है, ताकि आपको और पता चले कि किस तरीके से, देखो और आगे ऐसी सिचुएशन आने वाली है जो कैसे अपने को जो है वो अफेक्ट होने वाला है। चलो ध्यान से। चलो यस, हियर इट इज, ध्यान से देखना। कुछ ऐसी चीजें आप देखोगे जो ऑब्वियसली हम हमारे सपने में भी नहीं सोचते हैं,
but this is the new normal. SpaceX is on the verge of bringing the highest of all of its CEO's aspirations to reality. The company has been working tirelessly for the past few years, and it appears they're about to achieve a groundbreaking record. Going by their big moves, Elon Musk's idea of transporting humans to Mars will hopefully come alive one day. To achieve this, SpaceX has set out on a journey to expand their rocket launching project and launch scheme. It became necessary for the company to build an additional launch site outside Florida. It gave rise to laying of a foundation for a new, groundbreaking launch site in Boca Chica, a small, quiet town in Texas. When SpaceX came up with this plan, so many people wondered why it had to be Boca Chica of all places. They saw it as a town with so many limitations and few infrastructure elements. But as always, Elon Musk and his entire company crew were way ahead of this thinking when they strategized and came up with the plan. Above all, SpaceX had the safety of Americans in mind, and this was their primary objective when choosing Boca Chica as their new launch site. In an interview, Elon Musk made a clear statement suggesting that if the company was indeed going to transport humans from Earth to Mars in the future, they had to be at least 18 miles from the shore, preferably far away from residential and industrial areas for two reasons. First, to avoid damage in rare cases of accidents, and second, takeoff and landing sounds from small rockets like the Falcon 9 and bigger ones like Starship could disturb the neighboring metropolis. Launching from Boca Chica will help avoid these problems. Musk said, I think we need probably on the order of 1,000 ships, and each of those ships will have more payload than the Saturn V and be reusable. The goal is to build 1 or 2 Starships per week, so that SpaceX could have 3 Starship flights every day. One of these heavy-duty rockets has been estimated to cost approximately $5 million. SpaceX knew that the company would have had to contend with the Federal Aviation Administration without taking these measures, as they do not support rocket launches over land. The FAA's requirements on spaceport immediately disqualified California and Florida, as these states were highly populated, and they both did not have the size of land with this magnitude available for purchase. Next, all fingers pointed to Virginia and Georgia, but unfortunately, these places were left with no extensive grounds around the shoreline for SpaceX. SpaceX researchers also realized that the rocket launching site had to be closer to the equator for a better boost of rockets during launch, therefore leading SpaceX to Texas. And guess what? Boca Chica met all FAA's requirements, and the company settled for this town. SpaceX already had more than one launch facility for the Falcon 9 rocket in different locations around California. The company had the Cape Canaveral Space Launch Complex, the Kennedy Space Center, and the Vandenberg Base launch site. The parts of the Falcon 9 rocket are built in the company's manufacturing HQ in Hawthorne, California, to the company's specification of 12 feet diameter to enable easy transportation along the United States freeways to their various launch facilities where they are assembled. Transporting these rockets became quite demanding and had to be replaced with a better plan. The beauty of the Boca Chica spaceport is that it has enough land space for rocket manufacturing and launching. Most interestingly, this plan happens to coincide with SpaceX's latest technology of designing its interstellar transport system, the maiden Starship rocket, geared toward transporting humans to Mars. It might be also interesting for you to know that this plan was set up way back in 2012 for one primary reason. None of the 3 grounds on which SpaceX has its 3 launch facilities is rightfully owned by the company. They're all under lease agreements with the US government. The company has been spending millions of dollars to service these lease contracts every month for the past years. We can imagine the breath of relief Elon Musk had when SpaceX finally got its own grounds. Moreover, Texas has been advancing in technological development and currently holds the 5th largest tech employee pool in the country. For SpaceX, it means that the company already has a large market of talented workforce waiting for an opportunity to prove itself. The brains in charge of this aspect in SpaceX have swung into action, rendering so many juicy and irresistible offers to these talents. Besides safety, rent, workforce, and convenience, SpaceX had to consider many other factors before setting up their spaceport in Boca Chica.
there was a need to look into the state's tax figures. Elon Musk has never ceased to express his disappointment with how high Californian taxes are. He had always wanted to relocate from this state for this particular reason. Luckily for Elon, Texas does not have a state income tax. Instead, the state volunteered to offer SpaceX a whopping $15 million motivation fee for attempting to develop the Boca Chica area, which the state will benefit from in its turn. After all the necessary measures had been put in place, SpaceX started to build its world-class spaceport. The project went on well and quickly too, but soon after the first production, the company faced a significant challenge. We're sure you're wondering what it was, but not worry, we will tell you more. SpaceX's launch of its first Starhopper rocket in December of 2018 was a huge success, a major jaw-dropping show that took everyone by surprise, except for the residents of Boca Chica, who had to leave their houses to avoid being hurt by smashed glass from their exploded windows. It became a major setback for SpaceX, but as usual, it did not take the company a lot of time to come up with a solution to this particular problem. Soon after SpaceX came up with the plan, their lawyers swung into action. They sent out letters to the residents, which contained the most mind-blowing and unexpected offer. The company decided to buy out the entire town of Boca Chica, which had 50 residential homes. SpaceX was willing to purchase their properties for 3 times the market price. However, the company was faced with the unexpected. A few amongst many of Boca Chica's residents turned down the offer for obvious reasons. Some of them were unwilling to wake up to a different home from one day to the next, while others wanted more from the company to enable them to get a better or a similar house somewhere else. SpaceX went ahead to increase the offer for the remaining properties, but unfortunately, some of them still bounced back with a no. SpaceX is so determined to possess the entire town for the safe operations because its failure to do so would mean that the spaceport could be taken over from them by the US government. In this case, the company might decide to take matters into its hands by reinforcing the rule of eminent domain. The company is well aware of the Texas law, which states that private property may only be taken by a government or private entity that has the authority to do so. This means that Cameron County could offer SpaceX a direct mandate to seize the remaining properties in the case of further refusals. To avoid a messy situation of kicking people out of their homes, SpaceX has increased the offer and given the remaining residents of Boca Chica more time to make up their minds. So up to date, the company remains more determined to acquire these homes, and negotiations are still ongoing. It appears that SpaceX is confident they will get a win, as it has gone ahead to solidify production plans by employing hundreds of new staff to kickstart a 24-hour production line in the spaceport. आया समझ में? मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये था कि आपने देखा एक सिचुएशन क्रिएट किया एक शहर के वहां पे, बराबर है, और ताकि वो रेसिडेंट्स को हार्म ना हो तो उन्होंने ऑफर किया कि 50 जो घर थे वहां पे तो सबके सब खरीद ले. जस्ट इमेजिन, मतलब ऑलरेडी इतना बड़ा एक्सपेंस प्लस मतलब सराउंडिंग के जो रेसिडेंट्स है उसको भी खरीद लेना. समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के सारे मतलब थॉट्स जब आप इस ऐसी बड़ी कंपनी के देखोगे तो मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत सारी कंपनी को बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग पैसों का इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो लेके आ रहे हैं, इनके जो टेक्नोलॉजी को लेके जो सपने हैं, मतलब यहाँ पे अपने यहाँ पे देखेंगे तो अहमदाबाद से वडोदरा, वडोदरा से गोवा, गोवा से आगे मुंबई आप देखोगे तो ट्रैवलिंग का देखो डिस्टेंस कितना लंबा हो रहा है, प्लस एक कंफर्ट जोन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है. वही ये बंदा जो है मतलब ऐसी जगह पे पहुंचने का बात कर रहा है, मार्स, जहां पे मतलब नहीं लोग नहीं सोच पा रहे. तो ये मतलब कहीं ना कहीं लोगों के ओवरऑल बिहेवियर पे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो अफेक्ट करेगा. और यही हमें स्टडी करना है कि कैसे कैसे इसकी हर नई बातें, हर नए प्लान्स कैसे दूसरे लोगों को अफेक्ट कर रहा है और दूसरे लोग फिर सामने क्या एक्शन लेके आते हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वही अपने को देखने का है. अपने को तो एज अ कस्टमर तो क्या अच्छा है कि और कोई दूसरा खड़ा हो जाए, अपने को तो और ऑप्शन मिलेंगे. भाव सस्ता पड़ से 2 लोग मार्स में लई जैसे तो बार्गेन भी कर सकते हैं अपने, है ना.
चलो तो वी एंड द सेशन. बाय एवरीवन, टेक केयर, आवजो, बाय बाय. बाय सर. बाय.